टूनी अवधपुर नाम के गांव में अपनी माँ और दादी और पिता के साथ रहती थी। टूनी के अंदर एक बहुत ही गंदी आदत थी, वो थी जुबान चलाने की आदत। वो हर किसी को उल्टा जवाब दिया करती थी और ये भी भूल जाती थी कि वो किससे बात कर रही है। ऐसे ही एक दिन उसकी माँ चुनमुन उससे कहती है, अरे टूनी जा जाकर कपड़े बदल ले, तुझे देखने वाले लड़के आ रहे हैं। अरे माँ, इनमें क्या दिक्कत है? इन कपड़ों में क्या मैं नहीं लगती? टूनी देख जुबान मत चला, जितना कहा उतना कर जाकर जा। तभी उसकी दादी कहती है, मैंने तो पहले ही कहा था कि बच्चों को इतना सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। दादी जी, आप तो रहने ही दीजिए। बुआ को अपना कितने सर पे चढ़ाया है हम सभी को पता है। बस टूनी की इस आदत से सभी परेशान थे और एक चिंता भी थी। चिंता इस बात की थी, टूनी की इस आदत के कारण कहीं उसका ससुराल न उजड़ जाए और वो अपने ससुराल में कैसे रहेगी। लेकिन जैसे तैसे उसकी शादी हो जाती है और टूनी अपने ससुराल आ जाती है। लेकिन टूनी की सास भी किसी से कम नहीं थी, वो भी टूनी की अम्मा थी। एक दिन टुन टुन टूनी को आवाज लगाते हुए कहती है, अरे बहू, टूनी बहू, अदरक चाय वाली चाय बनाकर लाना जरा मेरे लिए। माँ जी, मुझे चाय तो बनानी आती है, लेकिन जब मैं अदरक डालती हूँ तो चाय फट जाती है। एक बार आकर बता दीजिए ना चाय कैसे बनती है। अरे ये भी नहीं आता तुझे? फिर सीखा क्या है तूने? अब क्या करूँ माँ जी, नहीं आता तो नहीं आता। टूनी रसोई में आती है और उसके पीछे पीछे उसकी सास टुन भी रसोई में आती है और वो चाय बनाती है और चाय अपने कप में छान कर ले जाने लगती है। लेकिन तभी टूनी भी कहती है, माँ जी, चाय तो मेरे कप में भी कर दीजिए ना। अच्छा करती हूँ। टुन जानबूझकर उसका कप गिरा देती है और कहती है, बहू, जैसे जुबान चलाती हूँ ना, वैसे ही एक कप चाय और बना लेना अपने लिए, ठीक है? टूनी अपनी सास की ये बात सुनकर आग बबूला हो जाती है और ऐसे ही एक दिन उसकी नंद चंपा उसके पास आती है। भाभी, मुझे आपकी काली वाली साड़ी चाहिए थी कल फेयरवेल में पहनने के लिए। लेकिन काली ही क्यों चाहिए? तुम लाल, पीली और हरी वाली भी तो पहन सकती हो ना चंपा। लेकिन भाभी, वो गर्लिश नहीं लगती। आप अगर दे रही हो तो दे दो, नहीं तो मैं जा रही हूँ माँ के पास, उनसे ही साड़ी ले लूंगी। अच्छा, मेरी साड़ी गर्लिश नहीं है और तो माँ की साड़ी गर्लिश है। चंपा गुस्सा होकर अपनी माँ टुन के पास जाती है और उसे पूरी बात बताती है। उसकी बात सुनकर टुन कहती है, चंपा, तू उसके पास जाया ही मत कर, वो तो ऐसी ही बदतमीज है, कोई तमीज तो सिखाई नहीं उसकी माँ ने उसे। ये बात टूनी भी सुन लेती है और कहती है, माँ जी, मेरे घर पर मेरी माँ पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, उनसे दूर ही नहीं। ए, अपनी जुबान मत चला, नहीं तो इसे यहीं पकड़कर खींच दूंगी। मेरी जुबान कोई रस्सी है जो आप उसे पकड़कर खींच देंगी। दोनों सास बहू के बीच लड़ाई होने लगती है। लेकिन तभी टूनी का पति आ जाता है और वो मामले को संभाल लेता है और दोनों को खूब डांट लगाता है और उसकी डांट का दोनों पर असर भी होता है और दोनों सास बहू लड़ना बंद कर देती हैं और आगे से कभी भी न लड़ने का फैसला लेती हैं, क्योंकि उनके बेटे ने उन्हें डरा दिया था कि अगर वो फिर से कभी लड़ी तो वो घर छोड़कर चला जाएगा। चुनमुन सुंदरवन नाम के गांव में अपने बेटे और पति कड़कनाथ के साथ रहती है। चुनमुन की कमर बहुत ही पतली है, इसलिए उसे सभी पतली कमर वाली बहू के नाम से पुकारते हैं। एक दिन वो अपनी कुछ सहेलियों के साथ बाजार से सब्जी लेकर आ रही थी। तभी उसकी एक दोस्त, जिसका नाम टुन था, उससे कहती है, अरे चलना चुनमुन, बहुत दिन हो गए गोलगप्पे खाए हुए, चलना गोलगप्पे खाते हैं। नहीं टुन, मैंने गोलगप्पे खाने छोड़ दिए हैं, तू ही खा ले। हाँ, सब जानती हूँ मैं, तूने क्यों गोलगप्पे खाने छोड़ दिए हैं? अरे यार, जैसा तू सोच रही है वैसा नहीं है। अब मेरी उम्र बढ़ती ही जा रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना अच्छी चीजें ही खाई जाएं, पर ये सब फालतू की चीजों का क्या फायदा है। अरे ये तो सब तेरे बहाने हैं, तुझे तो अपनी पतली कमर जो बनाए रखनी है, बात तो सारी वो है। अरे यार, तू भी ना बात को कहां से कहां लेकर चली गई। जो सच है वही तो बता रही हूँ। वैसे चुनमुन, अब तो तू अपनी इस पतली कमर के बारे में ना सोचकर अपने बेटे की शादी बारे में सोच और अपनी बहू की पतली कमर के बारे में सोच। तुझे कैसे पता कि मेरी बहू जो आएगी उसकी पतली कमर ही होगी? हम सब जानते हैं, हम तुझे भी जानते हैं और तेरी आने वाली बहू के बारे में भी जानते हैं। लेकिन चुनमुन उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती और घर आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन उसका बेटा सोनू टूनी नाम की एक लड़की से शादी करके उसे घर ले आता है। अपने बेटे को ऐसा करता देख चुनमुन को बहुत दुख होता है, लेकिन वो क्या करती, उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं था, इसलिए वो अपनी बहू को स्वीकार लेती है। कोई बात नहीं बहू, जो हो गया सो हो गया, लेकिन आज से तू ही मेरी बहू है। टूनी अपनी सास की पतली कमर देखकर मन ही मन कहती है, अरे बाप रे, मेरी सास की इतनी बढ़िया कमर और एक मेरी देखो। इन्हें देखकर तो कोई कह ही नहीं सकता कि एक बेटे की माँ है और एक बहू की सास भी। बहू, तूने कुछ कहा? नहीं माँ जी, मैंने तो कुछ नहीं कहा।
ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन चुनमुन टूनी से कहती है, बहू तू बहुत दिनों से बहुत चटपटा खाना बना रही है। बहू ऐसे खाने से ना मुझे बहुत दिक्कत होती है, तू ऐसा किया कर, अब से कम चटपटा खाना बनाया कर। हाँ माँ जी, मैं सब जानती हूँ, चटपटा तो सब एक बहाना है। आपको तो अपनी पतली कमर की जो फिक्र है, कहीं आपकी कमर ना बढ़ जाए। अरे बहू ये तू कैसी बातें कर रही है? सही तो कह रही हूँ माँ जी, मुझे नहीं पता क्या कि आप अपने आप को अभी भी जवान दिखाने के लिए अपनी पतली कमरियाँ बनाए रखती है। अरे माँ जी कुछ तो शर्म कीजिए, इस उम्र में ये सब करते हुए अच्छा लगता है क्या? बस बहू बहुत हो गया। कुछ नहीं कह रही, इसका मतलब ये नहीं है कि तू तेरे मुंह में जो भी है कहती ही जाए। मुझे कोई शौक नहीं है अपनी पतली कमर बनाए रखने का, लेकिन मैं क्या करूं जब मुझे कुछ भी लगता ही नहीं है। मैं कितना कुछ खाती हूँ लेकिन मेरे शरीर पर कुछ दिखता ही नहीं है। मुझे जो मिलता है मैं वो खा लेती हूँ, लेकिन अब मेरी उम्र ही होती जा रही है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं ज्यादा बाहर का खाना या मसालेदार खाना खाऊं। मुझे गैस की दिक्कत हो जाती है। बहू तुझे नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी? अपनी सास की बात सुनकर टूनी को एहसास होता है कि वो बहुत गलत थी, इसलिए वो अपनी सास से माफी मांगती है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा और मैंने आपको क्या कुछ नहीं कह दिया। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बहू, तू क्या पूरा गांव मुझे पतली कमर वाली सास कहता है। तेरे आ जाने से अब लोग मुझे इसी नाम से चिढ़ाते हैं, पर बहू मैं क्या करूं, जो है सो है। उसके बाद से टूनी अपनी सास के साथ खुशी खुशी रहती है। बड़े बड़े तरबूजों को देखकर पूरा परिवार बहुत खुश होता है और उन्हें टिल्लू बाजार में बेचने लगता है। तरबूज बेचने से टिल्लू की बहुत अच्छी कमाई होती है। एक जंगल में पीलू चिड़िया अपने पिता टिल्लू और अपनी माँ बबली के साथ रहा करती थी। टिल्लू खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। मुखिया रहा करता था जो पक्षियों की जमीन को जबरदस्ती हड़प लिया करता था और जो भी पक्षी उसका विरोध करते वो उसे मरवा देता था। एक दिन टिल्लू अपने खेत में काम कर रहा था, तभी मुखिया टिल्लू के खेत पर पहुंचता है। मुखिया के साथ उसके कुछ गुंडे भी रहते हैं। अरे टिल्लू ये खेत तू मेरे नाम कर दे, उसके बदले में मैं तेरा पूरा कर्ज माफ कर दूंगा। टिल्लू कहता है, कैसा कर्ज मुखिया जी, मैंने तो आज तक आपसे कोई कर्ज लिया ही नहीं। इस पर मुखिया उसे धमकाते हुए कहता है, अच्छा तूने मुझसे कर्ज नहीं लिया, ये देख कागजात, इस कागजात में तूने मुझसे पूरे 2 लाख रुपए उधार लिए हैं और इसमें तेरा अंगूठे का निशान भी है और अब तो ब्याज मिलाकर ये पूरे 4 लाख रुपए हो गए हैं। टिल्लू ये सब देखकर बहुत डर जाता है। वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मालिक आप ये सब मत कीजिए, अगर आप मेरी जमीन ले लेंगे तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। देख टिल्लू मैं तुझे अभी बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, अगर तू मेरी बात नहीं माना तो फिर तू जानता है अंजाम क्या होगा। इन गुंडों को देख रहा है ना, ये तुझे ऊपर पहुंचा देंगे। इस तरह डराने धमकाने से टिल्लू मुखिया का सामना नहीं कर पाता है और वो डर के मारे उसको अपना खेत दे देता है। टिल्लू उदास मन से घर आता है। बबली उसे कहती है, क्या बात है जी, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अरे बबली सब बर्बाद हो गया, आज मुखिया खेत पर आए थे, उन्होंने फर्जी कागजात बनाए कि मैंने उनसे कर्ज लिया था, जबकि मैंने उनसे कोई भी कर्ज नहीं लिया था। अब डरा धमकाकर उन्होंने मेरी जमीन हड़प ली है। पीलू अपने पिता से कहती है, पिताजी आप मेरे साथ मुखिया के घर चलिए, मैं उससे अपना खेत वापस लेके ही आऊंगी। फिर टिल्लू पीलू के साथ मुखिया के घर चला जाता है। पीलू गुस्से में मुखिया से कहती है, बदमाश मुखिया जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी से खेत हड़पने की, अब उसे तुरंत वापस कीजिए। मुखिया कहता है, टिल्लू तेरी बेटी तो बहुत सुंदर दिखती है, गुस्से में तो ये और भी अच्छी लगती है, एक काम कर तू मेरी इससे शादी करा दे, फिर तुझे तेरा खेत वापस मिल जाएगा। टिल्लू अपनी बेटी से कहता है, देखा बेटी ये कितना बदतमीज है, ये बदमाश है, इसके मुंह मत लग, चल मैं किसी और के खेत में काम करके अपना घर संभाल लूंगा। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर टिल्लू हरिया तोता के खेत में काम करने लगता है। एक दिन पीलू अपने पिता के लिए भोजन ले जा रही थी, तभी उसे किसी के करहाने की आवाज आती है। पीलू उस आवाज की तरफ जाती है तो झाड़ियों के बीच में उसे एक पक्षी दिखाई पड़ता है। वो बहुत घायल था और वो करहाते हुए पानी मांग रहा था। पीलू कहती है, ये लीजिए पानी पीजिए। पीलू चिड़िया
तुरंत ही उस घायल पक्षी को पानी पिलाती है। फिर वो पक्षी पीलू से कहता है, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। एक जंगली जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया था, मैं बुरी कदर घायल हो गया था। यहीं पास में ही मेरा घर है, तू मुझे मेरे घर तक पहुंचा दे। फिर पीलू उस घायल पक्षी को उसके घर तक पहुंचा देती है। घर पहुंचने के बाद वो पक्षी पीलू को एक बड़ी सी पोटली लाकर देता है। बेटा तूने मेरी जान बचाई है, ये ले, इसमें तेरे लिए इनाम है। बेटी ये कोई साधारण इनाम नहीं है, ये तरबूज के जादुई बीज हैं, इन्हें तू अपने आंगन में बिखेर देना, फिर देखना चमत्कार। फिर पीलू घर आकर उन चमत्कारी बीजों को अपने आंगन में बो देती है। टिल्लू उसे देखकर कहता है, अरे पीलू ये तू क्या कर रही है? पीलू कहती है, पिताजी ये तरबूज के जादुई बीज हैं, मैंने एक पक्षी की मदद की, मैंने उसे घर छोड़ा तो उसने मुझे ये तरबूज के जादुई बीज दिए, जिसे मैं अब अपने आंगन में बो रही हूँ। कुछ ही दिनों में पीलू के आंगन में तरबूज उग आते हैं। वे बहुत ही बड़े रहते हैं। बड़े बड़े तरबूजों को देखकर पूरा परिवार बहुत खुश होता है और उन्हें टिल्लू बाजार में बेचने लगता है। तरबूज बेचने से टिल्लू की बहुत अच्छी कमाई होती है। इसके बाद से टिल्लू और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं।